गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में सुबह के 7 बजे करंट अफेयर के साथ। मैं कन्हैया पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक हफ्ते बीत गए आपके बहुत अच्छे से। नए हफ्ते की शुरुआत कीजिए आप लोग अच्छे जोश में। पढ़ाई आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सारे सब्जेक्ट आपको ध्यान देना है। हर एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है। मंडे टू सैटरडे हमारे साथ करंट अफेयर और उसके साथ साथ संडे को रेस्ट करके फिर मंडे से नए जोश के साथ आना है। आइए ये देखिए, ये हमारा स्नैपशॉट है। इसको एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। और काफी अच्छे डिटेल से हम लोग इसको करेंगे। और जहां जहां हमको मौका मिलेगा किसी अदर सब्जेक्ट से जोड़ने का, मैं जरूर इसको जोड़ूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहला जो है हमारा जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगने से पहले यानी कोविड-19 जब बीमारी आ गई थी, उसी समय वित्त मंत्री ने भारत के जितने भी नागरिक थे उनको कुछ सुविधा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। लेकिन ये जो गरीब कल्याण योजना है ये उससे डिफरेंट है, ये ध्यान रखेगा। इसके तहत क्या करना है, आप जानते हैं कि इस बीमारी के तहत बहुत बड़ी एक समस्या देखने को मिली थी और वो थी माइग्रेंट लेबर की। तो माइग्रेंट लेबर के पास इस समय वर्तमान में जॉबलेस के शिकार हैं, उनके पास जॉब नहीं है, रहने के लिए घर, खाना पीना कुछ की तमाम समस्याएं हो रही हैं। इसलिए सरकार ने उनको उनके घर के पास यानी उनके गांव में ही रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। एक एक करके समझ लेते हैं सबको कि कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है, कितने राज्य हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए कुल मिलाजुला के ये पूरे भारत में नहीं लागू है, मात्र 116 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। यानी उन डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है जिस डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन के दौरान लगभग 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट लेबर लौट के आए, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है ना। यानी 116 जिलों में ये व्यवस्था लागू है। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे इसमें? तो 50,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। और इसमें इसके तहत आपको कितना रोजगार मिलेगा? लगभग 125 दिन का, प्रति व्यक्ति को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ, इसके बाद से 125 दिन के बाद अगर उनको फिर से लगेगा कि उनको जरूरत है जॉब की, तो फिर से सरकार नई घोषणा करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, उड़ीसा और झारखंड है। ध्यान रखिएगा, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, कृष्ण नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जानते हैं आप। यूपी की राजधानी लखनऊ, कौन सी नदी है? तो आप जानते हैं कौन सी नदी है, तो आप कहोगे सर जी गोमती नदी है। एमपी की राजधानी भोपाल, इसका हेडक्वार्टर इसका हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर में, ध्यान रखेगा। राजस्थान का क्या है? जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं, ध्यान रखेगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर, आप सभी को पता है। और झारखंड की क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के समीप से गुजरती है, ये ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ बिहार में कर्क रेखा गुजरता है ना, यूपी में ना, एमपी में हाँ, राजस्थान में हाँ, उड़ीसा में ना, झारखंड में हाँ, ये ध्यान रखेगा। ये एमपी, राजस्थान और झारखंड से कर्क रेखा गुजरता है। एक और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई क्या है? मध्य प्रदेश में। और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो आप जानते हैं 21 जून को, और 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। कल ही की न्यूज है, आप जानते हैं। और योगा दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया है? तो 2015 से। कोई महान आत्मा हमें यह बता देगा कि इस बार की योगा दिवस की थीम क्या थी, ठीक है ना। इंडिया के बारे में ही ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में है तो भारत के बारे में ही आप जानिए, ठीक है ना। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बिहार से हुई। बिहार के किस जिले से हुई? तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां से हुई। या फिर अगर पूछा जाएगा कि किस गांव से हुई, तो तेलिहार गांव है बिहार का, और वहीं से ये योजना की शुरुआत हुई। मित्रों को ये हमें ये बता दे कि इस योजना का शुरुआत बिहार से ही क्यों हुआ? क्यों हुआ मित्रों बिहार से इस योजना का शुरुआत? तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप बता सकते हो कि इस योजना का शुरुआत बिहार से क्यों हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यूपी जी, आप यूपी के तो बारे में पता ही है। एमपी शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान अशोक गहलोत। उड़ीसा पटनायक जी। झारखंड का कोई मुझे बता दे, झारखंड का, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आइए
नेक्स्ट, सिप्री के बारे में बार बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सिप्री क्या है। तो सिप्री के बारे में ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ सिप्री की एक रिपोर्ट है, जो कैसी रिपोर्ट है, तो न्यूक्लियर बुक रिपोर्ट है। न्यूक्लियर बुक रिपोर्ट है। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है कि किस देश के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर मिसाइल है, किस देश के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर मिसाइल है। तो ध्यान रखेगा, मैक्सिमम न्यूक्लियर मिसाइल किसके पास है, रूस के पास है। फिर क्या है, हमारा भारत, ठीक है ना, ये दोनों ध्यान, सॉरी भारत कह रहे हैं, यूएसए। रूस के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर मिसाइल है, फिर क्या है, यूएसए के पास। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे फ्रांस के पास, फिर कौन है, यूके है, फिर है चाइना, फिर आपका पाकिस्तान, फिर इंडिया और नॉर्थ कोरिया। इजराइल को भी माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है, ये ध्यान रखेगा। यानी सर्वाधिक किसके पास है, तो रसिया, फिर यूएसए, फिर कौन है, तो फ्रांस है, फिर यूके है, चाइना है, फिर अपना पाकिस्तान है, फिर इंडिया है और फिर हमारा नॉर्थ कोरिया है, इजराइल भी है, ये ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ और आप क्या जान सकते हो, देखो ये भले ही ज्यादा है लेकिन यूएसए के पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल ज्यादा है, यानी वो दूरी ज्यादा कवर करता है, जबकि नंबर्स में सबसे ज्यादा कौन है, रसिया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये तो बस इन्होंने डिस्क्लोज किया है इतना, लेकिन एक्चुअल में कितना ये कौन जानता है। डेटा के हिसाब से तो भारत से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान के पास है, लेकिन आप समझ सकते हो कि भारत के पास कितना होगा, क्या कोई बताएगा थोड़ी ना। लेकिन हाँ, फिर भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ मैक्सिमम किसके पास है, रसिया के पास। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, जरा बताइएगा मित्रों, स्वीडन की, नॉर्वे की, कि डेनमार्क की, कि फिनलैंड की, किसकी है बताइएगा जरा। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देखा था और उसमें हमने देखा था कि दुनिया में सर्वाधिक मिलिट्री पर कौन खर्चा करता है, तो यूएसए, सेकंड नंबर पे था चाइना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, आप प्रीवियस के लेक्चर देखा करिए और हाँ बढ़िया से इसको तैयार किया कीजिए, डेली का डेली आप कोशिश करिए कि वो आपको याद हो जाए, बाद में उसको फिर से बहाना मारने की कोशिश मत कीजिए। कोरोना वायरस के केस में आप जानते हैं कि कितना समस्याएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमारे भारत के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने एक नई दवा को मंजूरी दी है और कहा गया कि जिन भी व्यक्तियों में कोरोना वायरस के बहुत ही कम यानी लिमिटेड लक्षण दिख रहे हैं, उनको हम कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो फेविपिरावीर दवाई हम दे सकते हैं। ये कंपनी कौन बना रही है, तो ग्लेनमार्क कंपनी बना रही है, ध्यान रखिएगा, फेविपिरावीर। इस मेडिसिन का एक और नाम है फेविफ्लू, और आपको जितने भी मेडिकल्स हैं उन मेडिकल्स पे फेविफ्लू नाम से ही ये दवाई आपको मिलेगी। कौन सी कंपनी बना रही है, तो ग्लेनमार्क कंपनी बना रही है। इस दवाई को सबसे पहले किसने बनाया था, तो 2014 में जापान ने बनाया था। चूंकि जापान में इसका नाम क्या है, दूसरा है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कोरोना वायरस की नई मेडिसिन को भारत के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने फेविपिरावीर नामक मेडिसिन को क्या किया है, नई मंजूरी दी है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर इसके बारे में ध्यान रखेगा। हाँ, जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है उनको ये दवा नहीं दी जाएगी, आप ध्यान रखेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रिपोर्ट आई है कोयले के बारे में, और कोयले के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि कोयले के रिजर्व में यानी भंडार में, कोयले के भंडार में भारत का जो नंबर है, यानी भारत कितने नंबर पाता है, तो भंडार की दृष्टि से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यानी भारत के पास 4th मैक्सिमम क्या है, यानी चौथे नंबर पे भारत के भंडार हैं कोयले के प्रकार। और उसके साथ साथ भारत प्रोडक्शन कितना करता है, यानी उत्पादन के हिसाब से भारत का नंबर कौन है, तो उत्पादन के बाद भारत का नंबर चाइना के बाद से क्या है, सेकंड नंबर पे है इंडिया, ठीक है ना। यानी चाइना के बाद से इंडिया के पास मैक्सिमम क्या है, कोयले का भंडार है, सॉरी उत्पादन होता है। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिजर्व में भारत का रैंकिंग कितनी है, तो 4th है और प्रोडक्शन में 2nd है। रिजर्व में नंबर 1 कौन है, तो आप जानते हैं यूएसए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा कोयले का भंडार यूएसए के पास, सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन चाइना, भंडार की दृष्टि से भारत का नंबर चौथा, उत्पादन की दृष्टि से भारत का नंबर दूसरा। और हमने आपको बहुत पहले ही ये बता दिया है कि कोयले के टाइप क्या हैं, और हम ज्योग्राफी के लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं। कोयले के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए मन ही मन में। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट,
पीट, ठीक है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे घटिया पीट, सबसे कम प्रदूषण एंथ्रेसाइट, सबसे ज्यादा प्रदूषण पीट, सबसे तेजी से जलने वाला एंथ्रेसाइट, सबसे देर में जलने वाला पीट, सबसे शुष्क कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि आप नमी युक्त कोयला तो आपका क्या हो जाएगा पीट, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला पीट, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला अपना एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। और एंथ्रेसाइट कोयला कहां पाया जाता है? तो लेह लद्दाख में। अच्छा, अगर आपसे कोई भांग खा के आ गया, पूछ दिया कि भारत में लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो आप कह दीजिएगा कि तमिलनाडु में मैक्सिमम कोयला किस टाइप का है? लिग्नाइट टाइप का है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। और भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, यानी महानदी के आसपास का जो एरिया है, दामोदर महानदी के आसपास का, उसको हम कहते हैं भारत का रूर प्रदेश, ठीक है ना। और रूर कहां पर है? जर्मनी में है, जहां से क्या निकाला जाता है? कोयला मैक्सिमम निकाला जाता है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को हम क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कोयले के बारे में। और हाँ, किस कोयले का उष्मीय मान मैक्सिमम होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले का उष्मीय मान मैक्सिमम होता है। उष्मीय मान का मतलब यह है कि किससे उष्मा ज्यादा निकलती है, तो जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना। और यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस कोयले में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो वो कौन है? तो एंथ्रेसाइट है, उसमें लगभग 90% होता है, ठीक है ना। आगे, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को 2 बैंकों ने लोन दिया है, ठीक है ना। एक बैंक का नाम है AIIB, जिसको हम कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो बीजिंग में है। बीजिंग कहां पर है? चाइना, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। और इसके हेड कौन है? तो आप कहोगे जिन लिक्विन, LIQVIQVUN, ठीक है ना, लिक्विन, जिन लिक्विन। AIIB के हेड कौन है? तो जिन लिक्विन। और हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग। कितने देश इसके मेंबर हैं? तो आप कहोगे 78 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कब स्थापित हुआ था? तो 2016 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब स्थापित हुआ था? 2016 में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या इसमें सिर्फ एशिया के देश इसके मेंबर है? जरा बताइए। यूपीएससी के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा था 2017 के यूपीएससी में कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में आप बताइए, और उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि इसके मेंबर सिर्फ एशिया से आते हैं। तो क्या सही है? नहीं, एशिया से नहीं आते हैं, क्योंकि एशिया में मैक्सिमम देश की संख्या लगभग 54 के करीब, 54 के करीब, अधिक भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने देश हैं? 78। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ एशिया के मेंबर इसमें मेंबर नहीं है, ठीक है ना, अदर भी कॉन्टिनेंट के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? चाइना का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? अपना इंडिया। यानी इस बैंक में सबसे ज्यादा शेयर है चाइना का, फिर क्या है? इंडिया के पास, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो AIIB ने कितना मिलियन लोन दिया है? तो $750 मिलियन का लोन दिया है। किसको? भारत को। कोरोना वायरस के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिया गया है, ठीक है ना, लगभग $750 मिलियन का। और उसके साथ साथ $1.5 बिलियन का लोन कौन देगा? तो आपको देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये ADB बैंक स्थापना कब हुआ था? 1966 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और इसके हेड कौन से हैं? तो मसात सुगु असाकावा, मसात सुगु असाकावा, मसात सुगु असाकावा इसके क्या है? हेड है। स्थापना कब हुआ था? 1966 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस, मनीला में, ये ध्यान रखिएगा। ADB, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से भारत का कह रहे हैं कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब आया? तो आप जानते हैं कि कल ही, यानी 21 जून को ही सबसे पहला सूर्य ग्रहण देखने को मिला, सोलर इक्लिप्स देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा, पहला सूर्य ग्रहण इस 2020 का 21 जून को ही हुआ। सूर्य ग्रहण के बारे में आप इतना ध्यान सकते हैं कि 3 मोस्ट चीजें हैं। एक है हमारा सन, ठीक है ना, फिर क्या है? एक है आपका मून, और फिर क्या है? अर्थ, ठीक है ना।
तो जब क्या होता है, जब जो मून होता है, चंद्रमा होता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो इस अर्थ पर यहां पर बैठे लोगों को यह सन नहीं दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, जब देखो पृथ्वी इसका चक्कर काट रही है और मून क्या है, इसका चक्कर काट रहा है, तो कभी कभी सिचुएशन क्या होता है, कभी मून यहां पर होगा, कभी मून यहां पर होगा, कभी मून यहां पर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो सन का जो लाइट होता है, ये जहां पर इसकी छाया पड़ती है वहां पर उस खड़े व्यक्ति को ये सन नहीं दिखाई देता है। इसलिए इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, ठीक है ना, सोलर इक्लिप्स, ठीक है ना, यानी सूर्य ग्रहण, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, जब सूर्य ग्रहण होता है तो जब सूर्य को मून, ये सन है अपना, सब सूर्य को मून क्या कर लेता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है ना। जब पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो इसके किनारे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसमें चूंकि सूर्य बड़ा दिखता है तो सूर्य की रोशनी हल्की सी इसमें दिखाई देती है, तो एक रिंग बन जाता है। जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ध्यान रखना, ये कोरोना आज कोई नया शब्द नहीं है, ये सन कोरोना हम इसको कहते हैं। जो यानी सिंपल सी बात में अगर आपसे कोई कहे कि कोरोना क्या होता है, तो आप कहोगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो हिस्सा है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाशमय लाइटनिंग हिस्सा जो दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है मुन्ना, चंद्र ग्रहण में क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चंदा मामा उधर चले जाएंगे और अर्थ हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर खड़े व्यक्ति को क्या, यहां पर खड़े व्यक्ति को तो चंदा मामा दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर खड़े व्यक्ति को चंदा मामा नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हमने आपको बता दिया। सन के बारे में और आप क्या जान सकते हैं, सन के बारे में इतना आप जान सकते हैं कि इसमें ऊर्जा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन से, यानी सूर्य के सेंटर में क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम है, ये ध्यान रखिएगा कैसे भी, ठीक है ना। और लगभग 70 से 75%, ठीक है ना, 70 से 75% क्या पाया जाता है, सन के सेंटर में हाइड्रोजन पाया जाता है, और लगभग 25 या आप 30% कह सकते हैं, ये क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका हीलियम। यानी अगर आपसे कहा जाए कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है कि हीलियम ज्यादा पाया जाता है, तो आप कहोगे सर जी सूर्य के सेंटर में हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है और हीलियम क्या हो जाता है, कम। यानी हाइड्रोजन लगभग कितना, हाइड्रोजन कह दोगे कि 70 से 75%, ठीक है ना। और हीलियम कितना, तो हीलियम कितना पाया जाता है, तो कह दोगे सर जी 30 से 25%, 30 से 25%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो कितना हुआ, रेशियो कितना हुआ, तो लगभग क्या 3:1 का रेशियो है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का सूर्य के, हाइड्रोजन और हीलियम का सूर्य के अंदर रेशियो कितना है, 3:1 का है। ये रेशियो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, जब तक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम में बदलता रहेगा, जब तक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम में चेंज होते रहेंगे, तब तक सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जल रहा है, हीलियम में बदल रहा है और ऊर्जा दे रहा है। धीरे धीरे केंद्र का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब हीलियम में बदल जाएगा। तो जब सब हीलियम में बदल जाएगा तो आप नाम सुने होंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, यानी तारे का जीवन चक्र होता है। उस तारे के जीवन चक्र में ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, ये सारी चीजें, रेड जायंट, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, कभी हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यही जब हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सूर्य ब्लैक पड़ जाएगा। तो बाद में उसको हम ब्लैक ड्वार्फ कैसे टूटता है, रेड जायंट टूटता है, तो उसकी सन मास के हिसाब से, यानी उसके मास के हिसाब से हम उसको बताते हैं कि ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा कि व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा कि न्यूट्रॉन स्टार बनेगा कि क्या बनेगा। ये सारी चीजें हम आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार में आपको बेहतरीन डिटेल में बताएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि सन का जो एनर्जी क्या है वो हाइड्रोजन है और वो हीलियम में बदल रहा है। न्यूक्लियर क्या है, फ्यूजन है कि फ्यूजन है, जरा बताइएगा, कंफ्यूजन। देखो फ्यूजन में क्या होता है,
फ्यूजन में फ्यूज टुगेदर, ठीक है ना, फ्यूज हो जा रहा है यानी दो चीजें जुड़ रही हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, विखंडित, अलग हो रही है। तो आप समझ लीजिएगा, फिलहाल हिंदी में ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सेशन में बस इतना ही। हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या है तो आप उसमें बता सकते हैं। पीडीएफ जो 3-4 दिन से रुका पड़ा है उसको भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा उसमें, तो कोई भी जीएस से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो सब आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुझसे खुद पर्सनली आप जुड़ने के लिए आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे हर एक सोशल मीडिया के, तो आप कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शाम को 7 बजे ज्योग्राफी में फिर से मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद।